तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि केमिकल्स जो केमिस्ट्री में होते हैं, काइनेटिक्स मतलब स्पीड की बात होती है। यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में, यानी रेट ऑफ द रिएक्शन। यहां रेट से मतलब स्पीड है, स्पीड। तो अब रेट हम कैसे एनालाइज करेंगे, यानी स्पीड हम कैसे एनालाइज करेंगे? कोई भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड देखने से कैसे पता चलेगी? तो कोई भी रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है और प्रोडक्ट में बदलता जाता है, तो वो जिस स्पीड से कंज्यूम हो रहा है, जिस स्पीड से वो खर्च हो रहा है, तो उसी को हम रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहां पे चेंज इन द कंसंट्रेशन, किस चीज को हम देखेंगे, उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, कितना टाइम लग रहा है। तो इन दोनों के रेशियो को हम रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी कम हो गई, क्योंकि वो कंज्यूम होती जा रही है, प्रोडक्ट में बदलती जा रही है, तो कितनी वो कम हो गई और कितने टाइम में कम हुई। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम is known as rate of the chemical reaction। तो ये है definition, the rate of the reaction may be defined as the change in the concentration of any one of the reactants or products per unit time। तो यहां पे एक और बात है कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट कम हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो या तो आप रिएक्टेंट के कम होने की स्पीड को मेजर कर लीजिए, या प्रोडक्ट के पैदा होने की या प्रोडक्ट के बढ़ने की स्पीड को मेजर कर लीजिए। दोनों से आप रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आगे बढ़ते हैं। तो यहां मान लीजिए शुरू में रिएक्टेंट है जो कि 100% है, पूरा पूरा रिएक्टेंट है। बाद में वो प्रोडक्ट में बदल जाता है जो कि 100% है। बीच में रिएक्टेंट थोड़ा कम हो गया, प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ गया, तो बीच में हमें कुछ रिएक्टेंट मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पे यही बताया गया कि रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में बदलता जा रहा है। शुरू में प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, बाद में रिएक्टेंट बिल्कुल नहीं है कुछ रिएक्शंस में। तो यहां पे बीच में हमें रिएक्टेंट भी मिल रहा है और प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो ये है। तो अब एक और चीज है, यहां पे रिएक्टेंट को आर से डिनोट किया गया है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आर है तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये पी स्क्वायर ब्रैकेट में इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन जो कि हमने पहले पढ़ी हुई है, क्या कैसे मोलारिटी हो गई, ये सब मोलालिटी, ये सब कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यूज करेंगे वो है मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ रिएक्टेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज मोलारिटी। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन को हम मोलारिटी के टर्म्स में लेंगे। ठीक है, तो ये चीज नोट करने वाली है कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन कैसे लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिसे हम मोलारिटी भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्टेंट कम हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, यानी डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कम हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन की बात होगी तो वो इंक्रीज करते हुए बताएंगे, डिवाइडेड बाय टाइम टेकिंग। अब हमें ये तो पता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन को हम फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हमेशा जब रिएक्टेंट कम हो रहा है तो बाद वाली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और पहले वाली ज्यादा होगी। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल करा जाता है, चेंज कभी भी निकाला जाता है तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करा जाता है। यहां पे रिएक्टेंट क्योंकि कम हो रहा है तो उसकी फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम होगी। रिएक्टेंट की जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल वैल्यू से हमेशा कम होगी। ये जो फाइनल वैल्यू है, ये रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हमेशा कम होगी। तो जब आप कम वैल्यू में से ज्यादा वैल्यू को माइनस करते हैं तो डेल्टा आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। तो यहां पे डेल्टा आर की वैल्यू को नेगेटिव लिया गया है, और टाइम जो है वो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, चेंज इन टाइम, जो कि पॉजिटिव ही आएगा, तो उसको पॉजिटिव लिया गया। तो यहां चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव है और चेंज इन टाइम पॉजिटिव है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हो गई माइनस डेल आर ओवर डेल टी, यानी कि माइनस डेल्टा
concentration of the reactant divided by change in time, change in concentration of the reactant। तो ये है रेट ऑफ द रिएक्शन। कैसे निकालेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जो कि नेगेटिव आएगी और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये है रेट ऑफ द रिएक्शन। आगे बढ़ते। अच्छा, यही चीज हम प्रोडक्ट के टर्म्स में हम बात करें तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट के लिए क्या लेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट क्योंकि बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, यानी बाद में प्रोडक्ट ज्यादा होगा, पहले कम होगा। यानी प्रोडक्ट की क्या खास बात रहेगी कि प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू है, प्रोडक्ट की जो फाइनल वैल्यू है वो हमेशा प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू से ज्यादा होगी। तो ज्यादा में से कम को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। और चेंज इन टाइम तो आता ही पॉजिटिव है। तो यहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म्स में जब हम देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, प्लस में वैल्यू आएगी, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते। अब रेट जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। अब एवरेज रेट को हम समझने की कोशिश करते हैं। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? सपोज कोई साइकिल वाला है, वो यहां से 10 किलोमीटर दूर जाएगा तो उसके पास साइकिल में कोई मीटर तो लगा नहीं है, तो वो कैसे अपने स्पीड को कैसे मेजर करेगा? तो वो क्या करेगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो एवरेज रेट निकालने का क्या तरीका है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये जो है ये एवरेज स्पीड निकाल दी उसने। लेकिन मान लीजिए आप यही 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये अपने किसी गाड़ी पे, किसी स्कूटर पे या किसी मोटरसाइकिल पे या कार पे कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपको हर मोमेंट पे आपका मीटर स्पीड दिखाएगा, हर मोमेंट पे दिखाएगा। यानी आप घर से निकले तो भी आपको मीटर स्पीड दिखाएगा जो कि बहुत कम है। आगे आपने स्पीड बढ़ा ली तो ज्यादा स्पीड भी दिखाएगा। कहीं स्पीड ब्रेकर आया तो वो बहुत कम स्पीड, जीरो के पास स्पीड भी दिखाई दे। कहीं रास्ते में गाय भैंसे भी आ जाती हैं या कोई जानवर आ जाता है, आप ब्रेक लगा लेते हैं तो बिल्कुल क्या होगा? जीरो स्पीड भी दिखाएगा। तो ये जो हर मोमेंट की स्पीड होती है जो बहुत कम टाइम के लिए दिखाई जाती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हर मोमेंट के लिए दिखाई जाती है। उसके लिए जो छोटे से छोटा डिस्टेंस कवर होता है और छोटे से छोटा टाइम लिया जाता है, तो वो स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो हर इंस्टेंट उसके लिए बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर होता है, बहुत छोटा सा, जिसे हम ऐसा स्मॉल डेल्टा इसके रूप में लेते हैं। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अगर लेंगे तो स्मॉल ये, और चेंज इन टाइम भी लेंगे तो बहुत स्मॉल। यहां पे अगर चेंज लेंगे तो बड़ा चेंज होगा। टाइम के लिए भी जो यहां पे अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो बड़ा वाला ये डेल्टा लगेगा, और टाइम लेंगे तो भी बड़ा वाला डेल्टा लगेगा। ये बहुत छोटी वैल्यू के लिए लिया जाता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है हर मोमेंट पे क्षण भर के लिए आपको स्पीड मेजर करके दी, जो कि आपके स्कूटर का मीटर आपको बता सकता है। लेकिन एक साइकिल पे क्योंकि मीटर नहीं होता तो वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो एक लंबे समय के लिए स्पीड को मेजर किया जाता है, उसे कहते हैं एवरेज स्पीड। और छोटे हर मोमेंट के लिए, हर क्षण भर के लिए, इंस्टेंस के लिए किया था, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सेम चीज हम रिएक्शन में भी लेते हैं। जब कोई रिएक्शन की स्पीड को एक लंबे समय के लिए नापा जाता है तो एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, और जब क्षण भर के लिए यानी छोटे इंस्टेंस के लिए नापा जाता है, बहुत छोटे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम पीरियड कहते हैं, तो उसके लिए नापा जाता है तो हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो वही चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एवरेज रेट की क्या डेफिनेशन बैठी? द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कंसीडरेबली द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन अ कंसीडरेबल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ, यानी कंसीडरेबल एक बड़ा टाइम पीरियड जो कि कंसीडरेबल है, जैसे आप कंसीडर कर सकते हो, तो उसे हम कहेंगे
एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज रेट निकालने के लिए वही हमने डेल्टा लिया बड़ा वाला, ये बड़ा जो यहाँ पे ये ट्राइंगुलर डेल्टा का साइन है, ये बड़ा कंसंट्रेशन का चेंज बताता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, नेगेटिव साइन बता रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो एवरेज रेट के लिए ये बड़ा चेंज लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसके लिए भी ये बड़ा डेल्टा लेंगे, और ये पॉजिटिव साइन लेंगे क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो ये भी हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफिकल मेथड, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो अगर हम ये वाला वाई एक्सिस पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखें, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अगर हम ये माने कि भाई ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहाँ पे शुरुआत है, उसके बाद कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो गई, फिर और कम हो गई, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो यहां से हम ये एवरेज रेट निकाल रहे हैं, तो माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इस तरह से निकाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राफ आप नोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही हो, बात करेंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्शन में बढ़ती रहती है। तो शुरुआत से बिल्कुल जीरो से शुरू होता है प्रोडक्ट, और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो यहां पे स्लोप पॉजिटिव होता है। रिएक्टेंट की जब टाइम के साथ हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें स्लोप नेगेटिव था, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। एवरेज रेट निकालेंगे डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, तो यहां पे जो कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप का है, और पिछले रिएक्शन में, पिछले चेंज में, यानी पिछले फॉर्मूले में जो कर्व था वो नेगेटिव स्लोप का था। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो ये नेगेटिव स्लोप है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और टाइम भी बढ़ता जा रहा है, तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम इन दोनों ग्राफ्स को एक साथ लेने की कोशिश करेंगे। यहां पे ये रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। इन दोनों ग्राफ को हम अगर मर्ज कर दें तो ये हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये है। तो यहां पे ये प्रोडक्ट का ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के लिए उस पे जा रहा है, और रिएक्टेंट का ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे किसी भी रिएक्शन में जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन रखता है। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, यहां पे इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन अगर है तो इसमें अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में अगर रेट लेता हूं तो क्या होगा, माइनस डेल्टा ए ओवर डेल्टा बी डेल्टा टी, और यहां बी के टर्म्स में लेता हूं तो प्लस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, क्योंकि बी क्या है, प्रोडक्ट है, और ए क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहां पे ये बात नोट करने वाली है, रेट ऑफ द rate measured with respect to reactant is equal to rate measured with respect to product। यानी अगर हम रिएक्शन का रेट चाहे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में मेजर करें चाहे प्रोडक्ट के विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हम मेजर करें, दोनों केस में रिएक्शन का रेट सेम रहेगा। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। यहां पे माइनस डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी प्लस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। दोनों केस में यहां पे माइनस का साइन इस माइनस वैल्यू को मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस में कन्वर्ट कर दिया, और ये वैल्यू तो पहले से ही प्लस है तो प्लस का साइन रहेगा, तो अनऑल्टर्ड रहेगी वैल्यू, तो दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम एक्चुअली क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो रिएक्शन है
उसमें जब हम रिएक्शन के रेट की बात करते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से उसका क्या रिलेशन रहता है। तो सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है, ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, ये है इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये है, ये है, ये है, ये है। मान लीजिए कोई रिएक्शन है कि N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3। तो यहां पे नाइट्रोजन का क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का क्या है 3 और अमोनिया का क्या है 2। तो यहां पे इसी तरह से ABCD के ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो यहां पे क्या है कि जब हम रिएक्शन के रेट की बात करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द किसी एक रिएक्टेंट को लेंगे। यहां पे हमने लिया डेल्टा A ओवर डेल्टा T, यहां पे लिया डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। तो हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्यों डिवाइड किया ये हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे अगर हम रेट की बात करते हैं तो यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन लिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और यहां पे हमने लिया इसे कंपेयर कराया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि 3 मोल हाइड्रोजन का दोनों ही पहली बात तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स हैं तो नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है। तो दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं तो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। अब इनको कंपेयर कैसे करेंगे, यहां हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के जब 3 मोल कंज्यूम हो रहे हैं तो नाइट्रोजन का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, यानी हाइड्रोजन 3 गुना ज्यादा स्पीड से कम हो रहा है उसी टाइम में। तो यहां पे बराबरी वाली सिचुएशन नहीं है, यानी जितने टाइम में हाइड्रोजन 3 मोल कंज्यूम हो रहा है उतने टाइम में नाइट्रोजन 1 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, बराबरी वाली स्पीड नहीं है। तो यहां स्पीड को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पे क्या है कि हाइड्रोजन का कंजम्पशन उतने टाइम पीरियड में सेम है नाइट्रोजन के कंजम्पशन से, यहां पे नाइट्रोजन को बाय 1 डिवाइड कर देंगे। अब दोनों के दोनों 1-1 मोल ही कंज्यूम हो रहे हैं। तो यहां पे क्या है, यहां स्पीड बराबर हो गई। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने से हम रिएक्टेंट के कंजम्पशन की स्पीड और प्रोडक्ट के कंजम्पशन की स्पीड को भी बराबर कर देते हैं, जो कि बराबर हो जाती है रेट ऑफ द रिएक्शन से। यहां पे अगर हम बात करेंगे अमोनिया की, क्योंकि अमोनिया एक प्रोडक्ट है, तो यहां पे जब उसके कंसंट्रेशन की चेंज की बात आएगी तो अमोनिया को हम किससे डिवाइड करेंगे, सही कहा आपने 2 से डिवाइड करें, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहां पे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसी तरह से हमने जब यहां पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टर्म्स का लिया है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे हमने उन्हीं के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहां पे अब ये सारे के सारे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है, यानी जिस स्पीड से रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है, और इन सब की जो चेंज इन स्पीड है वो रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इस तरह से हम लेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे होते हैं तो उनका रिलेशन रिएक्टेंट के डिसअपीयरेंस के रेट से और प्रोडक्ट के अपीयरेंस के रेट से कैसे रिलेट करता है और रिएक्शन के रेट से भी कैसे रिलेट करता है। तो यहां पे रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो इसके बराबर, ये आप नोट कर सकते हैं, इस बात को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की, जो कि हमने पढ़ा कि भाई लंबी दूरी को लंबे समय के लिए मेजर किया जाए तो जो रेट निकलेगा वो एवरेज रेट। जब एक बहुत छोटी सी दूरी को बहुत छोटे टाइम पीरियड से डिवाइड किया, यानी
कुछ सेकंड, 1-2 सेकंड या उससे भी कम के लिए हम डिवाइड करेंगे तो जो रेट निकलेगा वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो यहां पे छोटा कंसेंट्रेशन में जो चेंज है उसे डी आर, और छोटे टाइम में जो चेंज है उसे dt से डिनोट किया जाएगा। छोटा वाला डेल्टा भी यूज किया जाता है, पर नॉर्मली हम ये छोटा वाला जो डेल्टा होता है, जिसे डेल कह लो या डेल्टा कह लो, ये यूज किया जाता है। तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली डी यूज कर देते हैं, जो कि डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है, तो उसका भी रोल है, इसलिए हम डी यूज कर लेते हैं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड ओवर एन इनफाइनाइटेसिमल टाइम स्पैन, यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम कौन सा होता है, जो बहुत क्षण भर का होता है, बहुत कम टाइम होता है। इतने छोटे टाइम स्पैन के लिए हम चेंज इन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं, उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर मान लीजिए ये रिएक्शन है, तो यहां पे हम बड़ा वाला डेल्टा ना यूज करके छोटा डी यूज कर रहे हैं, तो ये हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए तो रेट ऑफ द, अच्छा इसमें अगर कोई कोफिशिएंट होगा तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर की पोजीशन पे। सपोज यहां पे जो भी कोफिशिएंट होगा वो यहां नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे है, अब ये N2O5 का डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन NO2 और ऑक्सीजन में दिखाया जा रहा है। तो यहां पे रेट किसके बराबर है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और साथ में हमने क्या किया है, इनको आपस में रिलेट करने के लिए, अगर देखिए आप, अगर मैं यहां पे ये बात करूं कि अगर मुझे इंडिविजुअल रेट निकालना है, इंडिविजुअल रेट निकालना है, तो मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए होगा, इंडिविजुअल रेट। अगर मैं बात करता हूं कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो मैं ये फॉर्मूला लूंगा, उस केस में मैं इस कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करूंगा, जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी ये कब होगा, जब क्वेश्चन ये है व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, यानी किस रेट से N2O5 डिसअपियर हो रहा है, तो मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लूंगा। दूसरी बात, ये कब लूंगा, बिना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, जब हमसे ये कहा जाएगा व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, तो सिर्फ इतना पोर्शन लूंगा, उस केस में भी कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करूंगा। या फिर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, यानी O2 पैदा होने का क्या रेट है, तो उस केस में भी मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इस्तेमाल तब नहीं करते जब इंडिविजुअल एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट के अपीयरेंस या डिसअपियरेंस, यानी उसके कंजम्पशन या प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की बात हो रही है, सिर्फ उसी के। हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज कब करते हैं, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हो, जब उसी इंडिविजुअल के रेट को हमें रिएक्शन के रेट से रिलेट करना पड़ता है, तो हम इंडिविजुअल रेट को कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। यानी हम इस फॉर्मूले को अगर समझे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, ये ले लिया हमने इंडिविजुअल रेट किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, और उसको हमने डिवाइड कर दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 1 बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इंडिविजुअल रेट, तब जाके हमारा ये रिलेशन बैठता है। ठीक है ना, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने ग्राफ पढ़ा था कि भाई एवरेज रेट का एक ग्राफ था, सेम है यहां पे भी,
प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, बस वहां पे कंप्लीट कर्व था, क्योंकि हम यहां से मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो कभी हमारी स्पीड बढ़ेगी, कभी हमारी स्पीड कम होगी, तो अलग अलग स्पीड होंगी, लेकिन हम एवरेज स्पीड उतनी ही निकालेंगे। तो जब एक लंबे समय की दूरी तय करते हैं तो कभी भी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, तो एवरेज रेट का ग्राफ एक कर्व में आएगा, हमेशा याद रखिएगा, एवरेज रेट का ग्राफ एक कर्व में आएगा। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड लेते हैं तो वो कांस्टेंट होती है। जैसे अभी क्षण भर के लिए जो स्पीड ली, तो मान लीजिए स्पीड बहुत कम हो गई, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर होगी, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड उतनी ही मानी जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कभी वैरी नहीं करती है। अभी इस क्षण के लिए जो है, अगले क्षण के लिए दूसरी होगी, तीसरे क्षण के लिए तीसरी होगी, लेकिन लंबे समय के लिए जो स्पीड है वो तो भाई आप जब घर से शुरू करोगे तो बहुत कम होगी, बीच में बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी, तो ये ऊपर नीचे जाती रहेगी। तो जब एवरेज रेट की बात करते हैं तो वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, और जब इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं तो वो कांस्टेंट होता है। इसीलिए एवरेज रेट का ग्राफ एक कर्व में आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं, और इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो एवरेज रेट का ग्राफ है उसी में बहुत थोड़े से टाइम के लिए देखते हैं कि ग्राफ स्ट्रेट कहां है। तो हमने देखा कि अगर एक एवरेज रेट में से हमें इंस्टेंटेनियस रेट का ग्राफ लेना है, तो हमने देखा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में दिख रही है, तो हम इस छोटे से टाइम को, चेंज इन टाइम जो लेंगे वो dt मान लेंगे। ये है इंस्टेंटेनियस टाइम, वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। और इतनी जो कंसंट्रेशन का जो चेंज है उसको हम dr मान लेंगे, वेरी स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन। तो यहां पे हम जो बड़ा वाला डेल्टा आर है उसको हम छोटा वाला dr या डेल्टा आर में बदल देते हैं। इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लेकिन d का प्रयोग करते हैं, तो ये dr ओवर dt ये है वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये जो रेट निकलेगा ये इंस्टेंटेनियस रेट निकलेगा, ठीक है ना। तो हम पूरा ग्राफ जो लेंगे वो एवरेज ग्राफ, एवरेज रेट का लेंगे, उसमें से जो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन होगा उसको हम लेंगे इंस्टेंटेनियस के लिए, ठीक है। तो यहां पे ये चीज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। आगे बढ़ते, अब यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो यूनिट हम कैसे निकालेंगे भाई, जब हमारा जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो इन दोनों के रेशियो को ही हम रेट मानते हैं। तो हम अगर यहां पे यूनिट निकालेंगे तो इनके यूनिट्स ले लेंगे। चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या यूनिट है, मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर, डिवाइडेड बाय टाइम यानी सेकंड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो ये हमारा, या मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। तो सबसे पहले मोलैरिटी पर सेकंड जो चेंज हो रही है, या मोलैरिटी की जगह मोल्स पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। या मिनट में अगर हम टाइम ले रहे हैं तो मोल्स पर लीटर पर मिनट, ठीक है। या 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, तो यहां पे डीएम क्यूब में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। गैसेस के लिए अगर हम यूनिट की बात करें तो गैस में कंसंट्रेशन की जगह गैस के पार्शियल प्रेशर को लिया जाता है, ठीक है। तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट गैसेस जो है वो है एटीएम पर सेकंड, यानी कंसंट्रेशन की जगह सीधे सीधे पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर पर सेकंड या एटमॉस्फेयर पर मिनट, एटीएम पर मिनट, ठीक है। बार पर सेकंड और बार पर मिनट, या पास्कल्स में भी ले सकते हो प्रेशर, पास्कल पर सेकंड और पास्कल पर मिनट। पास्कल मतलब यहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से यहां पे मेजर किया।